नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम आज की उलझी हुई खबरों और घटनाक्रमों को बहुत ही आसान और स्पष्ट तरीके से डिकोड करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत 2026 की। तो आइए बिना किसी देरी के बुनियादी बातों में उलझे बिना सीधे इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल जो आजकल चर्चा में है, 2026 तक भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान को कैसे बदल रहा है। आइए देखते हैं कि हाल के कुछ बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट किस तरह से हमारे देश को दुनिया के सामने एक नई मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। इन सारी जानकारियों को आसानी से याद रखने के लिए हमने आज की इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। हम बात करेंगे कूटनीति और डिफेंस की, स्पेस टेक की, रिन्यूएबल एनर्जी की, कुछ ऐतिहासिक सम्मानों की और आखिर में इंडियन स्पोर्ट्स की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी ग्लोबल डिप्लोमेसी और डिफेंस अपडेट्स की। देखिए, कूटनीति के मोर्चे पर काफ़ी कुछ शानदार चल रहा है। एक तरफ हमारे रक्षा मंत्री ने साउथ कोरिया के इमजिंग पीस पार्क में एक भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। ये 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध में हमारे सैनिकों के साहस को एक बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई है और इसका पूरा फोकस क्या है? एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र। मतलब हम अपने इतिहास का भी पूरा सम्मान कर रहे हैं और साथ ही अपनी आधुनिक समुद्री सुरक्षा को भी मजबूत कर रहे हैं। अब जरा डिफेंस में आत्मनिर्भरता की बात करें। ये जो वायु अस्त्र फर्स्ट है ना, ये वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये 100 किलोमीटर की रेंज वाला एक अत्याधुनिक ड्रोन है जो 10 किलो तक का वॉरहेड अपने साथ ले जा सकता है। हाल ही में पोखरण और जोशीमठ में इसका सफल परीक्षण हुआ है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इसका नो कॉस्ट नो कमिटमेंट मॉडल है। इसका सीधा सा मतलब है कि सेना बिना किसी एडवांस पैसे या खरीद की बंदिश के इस तकनीक को टेस्ट कर सकती है ना कमाल का आइडिया। इससे डिफेंस इनोवेशन को बहुत तेज गति मिलेगी। डिफेंस से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का। यहाँ विकास की रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। इनस्पेस ने अभी हाल ही में गुजरात के खोरज और तमिलनाडु के तूतीकोरिन में कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज को हरी झंडी दी हैं। ये प्लग इन प्ले मॉडल पर काम करेगा, यानी प्राइवेट स्पेस कंपनियों को अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। वो बनी बनाई सुविधाओं का इस्तेमाल कर सीधा अपना काम शुरू कर सकते हैं। और हाँ, सिर्फ स्पेस ही नहीं, जमीन पर भी अच्छी खबर है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के डांडेवाला में कम कार्बन डाइऑक्साइड वाली हाई क्वालिटी गैस की खोज की है, जहां से हर दिन 25,000 क्यूबिक मीटर गैस मिलेगी। अब जरा इन नेविगेशन सिस्टम्स की तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ अमेरिका का जीपीएस, रूस का ग्लोनास और चीन का बेइडू है, और उनके ठीक सामने मजबूती से खड़ा है भारत का अपना स्वदेशी नाविक सिस्टम। हाल ही में केरल के अनंत सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से इसका संचालन शुरू हुआ है, जो देश का पहला प्राइवेट नेविगेशन सेंटर है। ये साफ दिखाता है कि भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया की महाशक्तियों के बीच अपनी एक बिल्कुल स्वतंत्र जगह बना रहा है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पर्यावरण और रिन्यूएबल एनर्जी। 40 लाख मेगावाट प्रति घंटा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दरअसल हाल ही में लॉन्च हुए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म का क्लीन एनर्जी पैदा करने का टारगेट है। ये भारत, यूके और डेनमार्क के बीच एक बहुत ही अहम जॉइंट पहल है। अगर हम पर्यावरण लक्ष्यों के इस टाइमलाइन को देखें तो विजन एकदम साफ नजर आता है। 2026 में नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म की शुरुआत हो रही है। उसके बाद 2030 तक का टारगेट है 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन, और फिर सबसे बड़ा लक्ष्य 2070 तक पूरे देश में नेट जीरो कार्बन एमिशन हासिल करना। यह सुरक्षित भविष्य का एक एकदम सॉलिड और पारदर्शी ब्लूप्रिंट है। राष्ट्रीय लक्ष्यों से अब अपना ध्यान उन लोगों की तरफ ले चलते हैं जो ग्लोबल स्टेज पर भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। ये खबर वाकई प्रेरणादायक है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन अब लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में शामिल हो गए हैं, और सबसे खास बात यह है कि वो और एमएस स्वामीनाथन इस सोसाइटी के इतिहास में पहली पिता पुत्री की जोड़ी बन गए हैं। एक तरफ भारत की हरित क्रांति की विरासत और दूसरी तरफ संक्रामक रोगों और रोटा वायरस वैक्सीन में डॉक्टर सौम्या का शानदार काम। पीढ़ियों के बीच का ये कनेक्शन बहुत ही अद्भुत है।
इस सम्मान की अहमियत को समझने के लिए ये बात याद रखना जरूरी है कि डॉक्टर स्वामीनाथन रॉयल सोसाइटी में चुनी जाने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला हैं। उनसे पहले 2019 में प्रोफेसर गगनदीप कंग इस मुकाम तक पहुंची थीं। ये तथ्य ही बताता है कि ये वैज्ञानिक उपलब्धि कितनी दुर्लभ है और भारतीय महिलाएं किस तरह विज्ञान की दुनिया में अपनी धाक जमा रही हैं। और एक और ऐतिहासिक उपलब्धि, मेजर अभिलाषा बराक को लेबनान में उनके शांति स्थापना मिशन के लिए 2025 का यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। आपको ये भी बता दूं कि वो भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। जमीन से लेकर आसमान तक और अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन तक हर पुरानी सीमा टूट रही है। अंत में आइए देखते हैं कि इंडियन स्पोर्ट्स में कौन से नए मील के पत्थर स्थापित हो रहे हैं। रांची में हुए फेडरेशन कप में भारतीय एथलेटिक्स की एक नई ही स्पीड देखने को मिली। आप इन आंकड़ों को देखिए। 100 मीटर स्प्रिंट में गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड का शानदार नेशनल रिकॉर्ड बना दिया और 400 मीटर में विशाल ने 44.98 सेकंड के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। ये नए रिकॉर्ड साफ बता रहे हैं कि भारतीय एथलीट अब किसी से पीछे नहीं रहने वाले। और सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड ही क्यों, अब जरा अहमदाबाद की इस पहल को देखिए, जहां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 75वां संस्करण आयोजित हुआ। इसकी जो थीम थी 2030 की ओर पेडलिंग, वो बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ वीकेंड पर साइकिल चलाने का मामला नहीं है, बल्कि ये 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद की एक बड़ी और रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करेंगे। ये जितने भी सेक्टर्स हमने देखे, चाहे वो डिफेंस हो, क्लीन एनर्जी हो या फिर स्पोर्ट्स, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा क्षेत्र आने वाले दशक में भारत की ग्लोबल पहचान को सबसे ज्यादा मजबूती से घड़ेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये सारे विकास आपस में मिलकर भविष्य के भारत को कैसा आकार देंगे। आज हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।